कैसे हो दोस्तों। तो हम लोगों ने हिस्ट्री के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। और वो दोनों चैप्टर बहुत ज्यादा क्या थे, इंपॉर्टेंट थे। अच्छा खासा वेटेज वो लोग क्या करते हैं, लेके चलते हैं अपना पेपर के अंदर। आज इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री को होल्ड पे करने वाले हैं और एसएसटी के दूसरे टॉपिक, दूसरे सब्जेक्ट को हम लोग उठाने वाले हैं, जिस टॉपिक का या जिस सब्जेक्ट का नाम क्या है, पॉलिटिकल साइंस। तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, बहुत अच्छी तरीके से तुम लोग को ये समझ आनी चाहिए, ठीक है। पहला जो चैप्टर आज हम लोग करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का, वो क्या है, पावर शेयरिंग। जिस चैप्टर के अंदर हम लोग मेनली 2 देशों के बारे में पढ़ेंगे। वो 2 देश कौन से हैं, एक है श्रीलंका और एक है बेल्जियम, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, बट सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि पावर शेयरिंग होती क्या है, ठीक है। उसको समझने से पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, किस चीज का, एक स्कूल का, कि आखिरकार पावर शेयरिंग का मतलब होता क्या है। हिंदी में बोले तो मैंने पावर शेयरिंग को हिंदी में समझा दिया कि पावर को जब मैं लोगों के बीच में क्या कर देता हूं, बांट देता हूं, इसको कहते हैं पावर शेयरिंग। बट इसके अलावा भी तो इसके कुछ मतलब होते होंगे, ये बनाया क्यों गया है ये भी तो होता होगा। और श्रीलंका और बेल्जियम के अंदर हम पावर शेयरिंग क्यों पढ़ने वाले हैं, इसका मतलब भी हमको समझना है। तो इसको समझने के लिए शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन में एक स्कूल के बारे में। अब एक स्कूल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई बंदा होता है तो उस बंदे को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद विंग इंचार्ज कह लो, या अपनी भाषा में तुम लोग फ्लोर इंचार्ज कह लो। फिर उसके बाद तुम्हारा क्लास टीचर, और क्लास टीचर के बाद तुम लोगों के कौन आ गए, मॉनिटर आ गए। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोगों ने ये देखा कि इस स्कूल के अंदर हमने पावर्स को डिवाइड कर दिया है बहुत सारे स्टेजेस में, बहुत सारे लोगों के पास। तब जाके ये जो मेरा स्कूल है, ये स्कूल मैं किस तरीके से चला पाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से चला पाऊंगा, ठीक है। कि किसी भी तरीके की इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारे बच्चे सही से पढ़ रहे हैं, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमको एक बेसिक सी चीज समझ आ गई कि पावर शेयरिंग जरूरत, या पावर शेयरिंग की जरूरत हमको क्यों है, ठीक है। ये चीज मैंने अभी तुम लोग को एक नॉर्मल भाषा में समझाने की कोशिश करी है। अब हम इसी चीज को समझेंगे श्रीलंका के हेल्प से और बेल्जियम के हेल्प से। शुरुआत करेंगे सबसे पहले बेल्जियम की मदद से, ठीक है। तो नोटबुक निकाल लो अपनी और एनसीईआरटी अपने साथ रखना, और जल्दी जल्दी इस चैप्टर को हम लोग क्या करने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं। चलो फिर तो चलते हैं फिर किसके ऊपर, बेल्जियम के ऊपर, ठीक है। अब बेल्जियम से रिलेटेड तुम लोगों को कुछ बातें जाननी जरूरी है, पेपर में पूछ ली जाती हैं। अब वो बातें क्या है, सबसे पहले हमको समझना है कि बेल्जियम एक ऐसा देश है जो कि कहां पे स्थापित है, यूरोप के एक छोटे से एरिया में ये आता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, बेल्जियम इतना छोटा है कि इंडिया के स्टेट हरियाणा से भी ये क्या है, छोटा है। फिर भी इसको हम लोग पढ़ने वाले, क्योंकि इसने पूरी दुनिया के आगे ना एक मिसाल क्रिएट करी है, किसको लेके, पावर शेयरिंग को लेके। तो बात क्या है समझते हैं जरा। एथनिक कॉम्पोजिशन जो है बेल्जियम का, वो बहुत ही ज्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब तुम लोगों को पता ही है, बड़ा विचित्र है, बड़ा ही डिफिकल्ट सा है। अब एथनिक कॉम्पोजिशन क्या होता है, हमको ये पता करना है। एथनिक कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि एक एरिया में किस तरीके के, कितने अलग अलग तरीके के कल्चर एक साथ रह रहे हैं, ठीक है। जैसे इंडिया के अंदर हम लोग बोले, इंडिया का एथनिक कॉम्पोजिशन क्या है, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है ऑल ओवर वर्ल्ड से। अगर हम कंपेयर करें, हिंदू भी रह रहे हैं, मुस्लिम भी रह रहे हैं, सिख भी रह रहे हैं, ठीक है, क्रिश्चियनिटी भी रह रही है, और बुद्धिज्म भी रह रहा है, जैनिज्म भी रह रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक तरीके से एथनिक कॉम्पोजिशन। साथ ही लैंग्वेज के बेसिस पे भी हम लोग कह सकते हैं कि कोई हिंदी बोल रहा है, कोई मराठी बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, तेलुगु बोल रहा है। तो सेम इसी तरीके से जो डिफरेंस था बेल्जियम के अंदर एथनिक कॉम्पोजिशन में, वो क्या था, बहुत ही ज्यादा था। अब जो बातें तुम लोग को सबसे ज्यादा ध्यान में रखनी है, वो चीजें क्या है, समझो यहाँ पे कि बेल्जियम के अंदर ओवरऑल 59% जो पीपल थे वो क्या बोलते थे, डच बोलते थे, डच भाषा बोला करते थे। बेल्जियम के अंदर 59% लोग, 60% भी मान के चल लो, 1-2% ऊपर नीचे चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उसी के साथ साथ 20% लोग क्या बोलते थे भाई, फ्रेंच बोलते थे। अब यहां से 2 चीजें निकल के आई, वो 2 चीजें क्या है समझते हैं जरा। एक चीज निकल के आई मेजॉरिटी, और एक चीज निकल के आई माइनॉरिटी। अब ये मेजॉरिटी और माइनॉरिटी क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मेजॉरिटी वो चीज होती है, या ये वो लोग होते हैं जो जनसंख्या में किसी एक शहर या किसी एक देश में क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। और साथ ही साथ माइनॉरिटी का ये पूरा अपोजिट,
माइनॉरिटी क्या होती है, किसी एक शहर या किसी एक देश के अंदर जब कोई लोग क्या होते हैं, संख्या में कम होते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग मेजॉरिटी और माइनॉरिटी। ठीक है, अब समझते हैं यहाँ पे 59% लोग क्या बोल रहे हैं, डच बोल रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे मेजॉरिटी कौन हो गए भाई, डच के स्पीकिंग लोग हो गए। माइनॉरिटी कौन हो गए भाई, 40% लोग जो बोल रहे हैं फ्रेंच, वो हो गए। यहां से एक बहुत बेसिक सा थ्रेट निकल के आता है बेल्जियम के अंदर। थ्रेट अब मैंने क्यों बोला वो समझो। किसी देश के अंदर कोई लोगों की जनसंख्या अगर ज्यादा है तो ऐसा माना जाता है कि वो ज्यादा लोग पावरफुल होंगे उन कम लोगों के कंपैरिजन में। तो कम लोगों के दिल में हमेशा एक डर बना रहता है कि यार ये जिन लोगों की जनसंख्या ज्यादा है हमसे, वो हमारे ऊपर क्या करेंगे, राज करेंगे या हमको किसी भी तरीके का अधिकार नहीं देंगे। तो ये सवाल निकल के आया कहां पे भाई, बेल्जियम में। अब इसी सवाल का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेगी कौन, बेल्जियम की सरकार। ठीक है, उसको धीरे धीरे हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। अब उसी के साथ साथ सबसे पहले आओ कहां पे, नेक्स्ट पॉइंट में 1915 से लेकर 1916 के बीच में यही मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की वजह से बेल्जियम के अंदर क्या हुए हैं, बहुत ज्यादा टेंशन का माहौल क्रिएट हो चुका है कि उन लोगों को एक दूसरे पे भरोसा ही नहीं होता था। माइनॉरिटी को लगता था कि यार ये लोग हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे, मेजॉरिटी को लगता था कि हम लोग इनके लिए कुछ भी कर लेंगे, ये हमारा साथ कभी देने ही नहीं वाले। तो इन दोनों के बीच में एक दशक तक, एक डेकेड तक, मतलब 10 साल तक इनके बीच में हमेशा क्या रहने वाली है, टेंशन रहने वाली है, टेंशन रही थी। अब उसके बाद एक बहुत ही प्यारी सी चीज है जो तुम्हारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, और यहां पे इसीलिए मैंने नोट लिखा है, इसको ढंग से नोट कर लेना। अब नोट करने वाली बात क्या है, बेल्जियम की कैपिटल है भाई ब्रुसेल्स। बेल्जियम की कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स। अब ब्रुसेल के अंदर जब हम गए तो हमने क्या देखा कि वहां की कैपिटल में 80% लोग क्या बोलने वाले हैं, फ्रेंच बोलने वाले हैं। इसका मतलब अब फ्रेंच कौन है, मेजॉरिटी के लोग हैं। और वहीं पे ब्रुसेल के अंदर 20% बोलने वाले जो लोग हैं वो क्या बोलने वाले हैं, डच। इसका मतलब ये क्या है, माइनॉरिटी में है। तो ऑल ओवर अगर मैं किसी एक देश की बात करूं जो कि हमारे पास क्या है, बेल्जियम है, तो पूरे देश में बेल्जियम के अंदर डच वाले मेजॉरिटी में है, बट उनकी खुद की कैपिटल में वो क्या है बेचारे, माइनॉरिटी है। और पूरी देश में बेल्जियम के अंदर फ्रेंच क्या है, माइनॉरिटी है, बट अपनी कैपिटल ब्रुसेल के अंदर वो क्या है, मेजॉरिटी है। अब यहां से एक बहुत बड़ी दिक्कत निकल के आ गई। क्या दिक्कत निकल के आ गई कि किसी भी एक देश को चलाने के लिए उसका कैपिटल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट ब्रुसेल के अंदर या बेल्जियम के अंदर ये चीज क्या थी, अपोजिट थी, कि बाहर तो ये लोग मेजॉरिटी में है बट अंडर क्या है, माइनॉरिटी के अंदर। तो अब इस प्रॉब्लम को किस तरीके से रिजॉल्व करा गया है, इसका सॉल्यूशन किस तरीके से निकाला गया है, उसको हम लोग समझेंगे अभी 1 मिनट के अंदर। उससे पहले मैं चाहता हूं ये पूरा जितना भी मैंने स्ट्रक्चर और जितना भी डाटा मैंने दे रखा है ये इंपॉर्टेंट है, इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करो, फिर मैं बताऊंगा इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, चलो इसको मेंशन करो अपनी कॉपी में। क्वेश्चन हमने समझ लिया कि बेल्जियम के अंदर किस तरीके से पावर शेयरिंग को लेके दिक्कतें होनी चालू हो गई थी। अब हम लोग उस चीज को बेल्जियम वालों ने किस तरीके से सॉल्व कराया उसको पढ़ने वाले हैं। अब समझते हैं सबसे पहले कि बेल्जियम ने अपनी लैंग्वेज के बेसिस पे जो उनका देश बटा हुआ था डच और फ्रेंच के बीच में, उनको किस तरीके से सॉल्व कराया। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि 1970 से लेकर 1993 तक बेल्जियम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, अपने संविधान को कितनी बार चेंज करा है, 4 बार। चेंज करने का मतलब नहीं, अमेंड करा है। अमेंड का मतलब क्या होता है, बदलाव करना। जरूरी नहीं है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मान के चलते हम लोग, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिससे पता चलता है किसी भी एक देश को किस तरीके से चलाया जाएगा। अब यार ऐसा तो है नहीं कि मैंने किसी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया और वो एकदम सही हो, तो उसमें गलतियां हो सकती हैं। अब उस गलतियों को बदलने के लिए जो भी मैं प्रोसेस इस्तेमाल करता हूं उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो 1970 से 1993 तक बेल्जियम वालों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करा है, 4 बार अमेंड करा है। ये तुम लोगों को याद होना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि 4 बार अमेंड क्यों करा है या अमेंडमेंट क्यों करी है। तो उन्होंने अमेंडमेंट इसलिए करी है ताकि उनके देश में जो एथनिक कॉम्पोजिशन डिफरेंट है, ठीक है, वो सारे लोग एक साथ क्या रह सके, प्यार मोहब्बत से रह सके। अब उन्होंने जो अपना 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन बदला है वो क्यों बदला है समझते हैं जरा। उनके कॉन्स्टिट्यूशन में अब क्या कहा गया है वो समझते हैं हम लोग। क्या बोला है कि जो मिनिस्टर्स होंगे वो बराबर होंगे, सेंटर की गवर्नमेंट है। अब देखो 2 चीजें हमारे पास होती हैं, ये चीज हम नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं। एग्जांपल लेते हैं एक इंडिया का, ठीक है, इंडिया का एग्जांपल लेते हैं तो हमको क्या पता चलेगा कि इंडिया के अंदर हम लोग समझते हैं सबसे पहले 2 तरीके की सरकार होती है, एक होती है सेंटर की, एक होती है स्टेट की। ठीक है, सेंटर गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जो पूरे इंडिया को क्या करती है, एक साथ में चलाती है।
वो कोई भी नियम बनाएगी, वो नियम पूरे इंडिया में एक साथ लागू होगा। बेस्ट एग्जांपल इसका क्या है, अभी के टाइम पे सेंटर में कौन सी गवर्नमेंट है भाई, हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट है, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात करूं, स्टेट गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जो सिर्फ और सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर स्टेट को चलाती है। मान लेते हैं पंजाब के अंदर अभी स्टेट गवर्नमेंट कौन सी है, आम आदमी पार्टी। तो सेम चीज बेल्जियम के अंदर थी। बेल्जियम के अंदर क्या बोला गया कि जो सेंटर की गवर्नमेंट होगी, जो पूरे बेल्जियम को चलाएगी, उस सरकार के अंदर डच स्पीकिंग मिनिस्टर और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। क्लियर हो गई ये बात, होनी चाहिए, ठीक है। नहीं होती है तो कमेंट करो, इसको वापस से समझाऊंगा। दूसरी बात आ जाओ कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगा, उस स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पावर्स दे दी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट से निकाल के। बात क्या कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है तो मैं उससे कुछ पावर्स को लेके किसको दे दूंगा, स्टेट गवर्नमेंट को दे दूंगा, ताकि स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा ना लगे यार मेरे पास तो कुछ पावर ही नहीं है, मैं किस लिए बनाऊं। तो हमने क्या देखा, पहले पॉइंट में हमने देखा कि सेंटर के अंदर डच स्पीकिंग मिनिस्टर और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर क्या होंगे, बराबर होंगे। साथ ही साथ हमने ये देखा कि सेंटर के गवर्नमेंट से कुछ पावर्स को लेके हम लोग किसको दे देंगे, स्टेट के गवर्नमेंट को दे देंगे। ये दो बातें संविधान ने बोल दी हैं बड़ी प्यार से। तीसरी बात देखो क्या बोली गई है, और ये बात देखो इंपॉर्टेंट है, मैंने मेंशन कर दी है। ब्रुसेल के बारे में अगर अलग से भी क्वेश्चन आता है तो तुम लोग को लिखना जरूरी है, नहीं भी आता एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आता तो भी ये पॉइंट लिखोगे तुम लोग। क्या बोला गया है कि ब्रुसेल के अंदर एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई है, मतलब उनकी जो कैपिटल थी ब्रुसेल, वहां पे एक अलग से सरकार बनेगी, और उस सरकार के अंदर जो हमारे लोग होंगे, मतलब जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग होंगे और जो डच स्पीकिंग लोग होंगे, वो क्या होंगे, एकदम बराबर। अगर 20 लोग फ्रेंच के हैं तो 20 लोग डच स्पीकिंग भी होंगे ही होंगे। ये कहां की बात कर रहे हैं हम लोग, ब्रुसेल की बात कर रहे हैं। अब यहां से एक होमवर्क मैं तुमको देता हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट, और ये पूछ लिया जाता है, ये एक फेवरेट क्वेश्चन है तुम लोगों का बोर्ड के अंदर। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होती है ये बताओ। बट फिर भी मैं एक तुमको हिंट दे देता हूं, कम्युनिटी गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो किसी कल्चर, किसी एजुकेशन या किसी लैंग्वेज को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। अब इससे आगे तुम लोग अपना होमवर्क में इसको सॉल्व करके आना, नहीं होगा तो कमेंट डाउन कर देना कि नहीं हो रहा है भैया, फिर मैं इसका आंसर तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो हमने अभी तक बेल्जियम की पूरी कहानी पढ़ ली है, इसको एक पेज पे लिख लेना, और एक पेज छोड़ के फिर श्रीलंका के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसको एक पेज पे लिख लेना, फिर तुम्हारा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलो इसको मेंशन करो जब तक। तो चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं पावर शेयरिंग किस तरीके से करी गई है श्रीलंका के अंदर। तो बेसिकली इसका एक सिंपल साफ शब्दों में अगर मैं आंसर करने की कोशिश करूं तो पावर शेयरिंग करी ही नहीं गई है श्रीलंका के अंदर। अब क्यों नहीं करी गई है, या मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि नहीं करी गई है, उसको समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं श्रीलंका के बारे में। एक आइलैंड नेशन है, पता ही है, इंडिया के साउथ में आता है, एक द्वीप की तरह ये आइलैंड है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इसकी जो पॉपुलेशन है बहुत ही डाइवर्स है। डाइवर्स का मतलब वही हो गया कि बहुत अलग अलग तरीके के लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। साथ ही साथ एक इंफॉर्मेशन समझ लो कि 2.5 करोड़ अप्रोक्स यहाँ पे पॉपुलेशन है। अभी के टाइम पे मान के चलते 2.7 करोड़ या 3 करोड़ अप्रोक्स मान के चलते कि रहते होंगे यहाँ पे लोग। अब जो इनकी एथनिक कंपोजिशन है वो किस तरीके से है, तो यहाँ पे 2 लैंग्वेज बोलने वाले सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, जो क्या है, सिन्हाला स्पीकर और तमिल स्पीकर। अब ये 2 लैंग्वेज कौन सी है, सबसे पहले समझते हैं। सिन्हाला स्पीकर 74% लोग है। 74% लोग का मतलब क्या हो गया कि ये लोग कौन से हैं, अब मेजॉरिटी के लोग हैं, ठीक है। मेजॉरिटी माइनॉरिटी मैंने तुम लोग को बता दिया है। मेजॉरिटी के लोग कौन है, सिन्हाला स्पीकर, जो कि क्या है 74% आते हैं हमारे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने तमिल स्पीकर पे। अब ये तमिल स्पीकर कितने हैं, 18% है। तो सीधी सीधी बात है, ये क्या हो गए बेचारे, माइनॉर हो गए, माइनॉरिटी के हो गए। उसके साथ साथ एक बात और समझो कि जो सिन्हाला स्पीकर है ये नेटिव पीपल है। अब नेटिव पीपल कौन होते हैं, नेटिव पीपल वो होते हैं जो किसी एक जगह पे सालों साल रहते आए हैं, मतलब उनके पूर्वज भी उसी जगह पे रहते थे और वो भी उसी जगह पे रहते हैं। जैसे हम लोग क्या है, इंडिया के नेटिव है, हमारे पूर्वज भी इंडिया में ही रहते थे, हम भी इंडिया में ही रहते हैं, और हमारे आने वाली जनरेशन भी होप सो इंडिया में रहे। और ये जो तमिल स्पीकर लोग थे ये कौन थे, इंडियन माइग्रेंट्स। इंडियन माइग्रेंट्स का मतलब क्या होता है, जब अंग्रेजों ने इंडिया पे कब्जा करा था तो वो अपने साथ इंडिया से कुछ लोग ले गए थे श्रीलंका, ताकि वो वहां पे चाय की खेती कर सके। फिर जब अंग्रेज चले गए और श्रीलंका आजाद हुआ है, याद कर रखना श्रीलंका आजाद हुआ है 1948 में, इंडिया के जस्ट 1 साल बाद। तो जब वो अंग्रेज चले गए तो इंडिया के लोग जो श्रीलंका गए थे वो वहीं बस गए, फिर उनके बच्चे फिर श्रीलंका के अंदर ही पैदा होते गए, बट उनको श्रीलंका का माना नहीं जाता, उनको क्या बोला जाता है, इंडियन माइग्रेंट्स बोला जाता है। अब एक चीज और तुमको याद रखनी है कि सिन्हाला स्पीकर जो लोग थे
उनका धर्म जो था वो धर्म क्या था, बुद्धिस्ट। और इंडिया के जो तमिल स्पीकर थे जो वहां गए थे रहने के लिए, वो या तो हिंदू धर्म के थे या तो मुस्लिम धर्म के थे। अब उसके बाद एक और ग्रुप के लोग वहां रहते थे जो कि कौन थे, क्रिश्चियन 7% लोग थे, बट इनसे अभी हमको ज्यादा लेना देना नहीं है। मेन तुम लोग को ये दो बातें पता होनी चाहिए। चैप्टर के अंदर आगे बढ़ते हैं, एक चीज हम लोग समझते हैं मेजॉरिटी रूल, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेजोरिटेनिज्म, ठीक है। ये प्रोनाउंसिएशन में भाई थोड़ी दिक्कत होती है, बहुत बड़ा सा वर्ड है, बट समझते हैं ये होता क्या है। मेजॉरिटी रूल इसको कहते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में या इजी वे में। मेजॉरिटी का रूल क्या होता है कि किसी देश के अंदर जब मेजॉरिटी के लोग, मतलब जो संख्या में ज्यादा है, जो कि कौन है, हमारे सिन्हाला स्पीकर्स है, ठीक है, वो रूल करने वाले हैं पूरे देश में, ठीक है। अब उन्होंने जब अपना रूल चालू करा है श्रीलंका के अंदर, तो उस वजह से कुछ दिक्कत हुई है। किनको, तमिल स्पीकर्स को। क्या दिक्कत हुई है समझते हैं पहले। तो सिन्हाला जब रूल करने आए तो उन्होंने क्या बोला कि हम लोग बहुत ज्यादा सुप्रीमेसी देंगे अपने आप को। अब इसको भी इंडिया के एग्जांपल में समझते हैं, जल्दी समझ आएगा। मान लेते हैं हम लोग इंडिया के अंदर जो मेजॉरिटी के लोग हैं वो हैं हिंदू, और माइनॉरिटी के लोग क्या मान लेते हैं, मुस्लिम मान लेते हैं, ठीक है। नो हेट टू एनी रिलीजन, पहली बात सुन लो यहाँ पे, ठीक है, नो हेट टू एनी रिलीजन। फिर भी समझने के लिए समझते हैं कि इंडिया के अंदर मेजॉरिटी के लोग क्या है, हिंदू हैं, और माइनॉरिटी के लोग क्या है, मुस्लिम है। तो हिंदू के लोग अगर किसी भी तरीके से अपने देश को चलाने के लिए मुस्लिम लोगों को दिक्कत देना चालू कर देंगे तो उसको बोला जाएगा मेजॉरिटी रूल। तो सेम चीज श्रीलंका के अंदर सिन्हाला लोगों ने करनी चालू कर दी कि हम हैं, बाकी सारे पानी कम है, ठीक है, कि हम सिर्फ रूल करेंगे, और ये जो श्रीलंकन तमिल है या इंडियन तमिल है, इनको हम लोग बिल्कुल भी हल्के में ले लेंगे, मतलब पूरी तरीके से इनको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। उसके लिए उन्होंने क्या करा, जो भी चीज कर सकते थे वो करी। उन्होंने सबसे पहले सिन्हाला को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना ली। उसके बाद स्कूल, कॉलेजेस, गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर सिन्हाला लोगों के लिए रिजर्वेशन कर दी। अब देखो इंडिया के अंदर रिजर्वेशन होती है माइनॉरिटी के लिए, मुस्लिम्स लोगों के लिए, बट श्रीलंका में इसका अपोजिट है। श्रीलंका में क्या हो गया कि भाई जो मेजॉरिटी के लोग हैं ना, उन्हीं को क्या मिलेगी, रिजर्वेशन मिलेगी, और माइनॉरिटी के लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस वजह से श्रीलंका के अंदर दो हिस्से होने को उतारू हो गए श्रीलंका के लोग, कि मेजॉरिटी के लोग अपने आप को ऊपर करना चाहते थे, और माइनॉरिटी के लोग अपनी जीवन को जीने के लिए मेजॉरिटी के लोगों से लड़ना चाहते थे, जिस वजह से सिविल वॉर हुई है। कहां पे, श्रीलंका के अंदर। अब सिविल वॉर क्या होती है समझ जाओ, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जब किसी एक देश या किसी एक शहर के अंदर दो कम्युनिटी आपस में लड़ना चालू कर देंगे तो उसको बोलते हैं सिविल वॉर। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, जब एक घर के दो भाई आपस में लड़ते हैं तो उसको सिविल वॉर मान के चलो तुम लोग समझने के लिए, कि दो भाई जब आपस में लड़ लें तो उसको क्या बोल देंगे, सिविल वॉर। और श्रीलंका के अंदर ये दोनों भाई ही थे एक तरीके से, ठीक है। कौन कौन, सिन्हाला स्पीकर और तमिल स्पीकर दोनों भाई थे, और इन दोनों ने क्या कर लिया, आपस में लड़ाई करनी चालू कर दी, तो इसी को क्या बोला गया है, सिविल वॉर बोला गया है। तो ये था तुम लोगों का श्रीलंका का टॉपिक, और ये टॉपिक यहीं खत्म हो रहा है। तो यहां से हमको एक चीज समझ आई कि पावर शेयरिंग जो है वो पावर शेयरिंग बेल्जियम के अंदर करी गई है, बट श्रीलंका के अंदर नहीं करी गई, ठीक है। तो यहां से हमने दो टॉपिक कर लिए हैं, और अब हमारा सिर्फ एक टॉपिक रह गया है जिसमें हम लोग समझेंगे कि पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है। और ये चीज अब तक तुमको भी समझ आ चुकी होगी कि पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है, बट फिर भी इसकी नेक्स्ट पार्ट में जो हम लोग अभी करने वाले हैं उसको समझा दूंगा मैं, तब तक इतना नोट डाउन कर लो, ठीक है। एकदम एंड पे हैं हम लोग अब इस चैप्टर के, ठीक है। बस दो टॉपिक अब हम लोगों को और देखने हैं कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या होती है, और उसके बाद व्हाई पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट। ये दो क्वेश्चन हमको देखने हैं। सबसे पहली बात एक चीज ध्यान में रखना कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इसके बाद वाले चैप्टर में हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट फिर भी इस चैप्टर के अंदर आ गया है तो हम इसको छोड़ने वाले नहीं है, समझते हैं। तो दो तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पावर शेयरिंग को पढ़ेंगे। एक होती है हॉरिजॉन्टल फॉर्म, एक होती है फेडरलिज्म, ठीक है। वैसे बहुत सारी फॉर्म्स होती है, बट मेन जो है ये दो ही है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फॉर्म को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, फेडरलिज्म को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ने वाले हैं, बट थोड़ा सा मैं बता दूंगा, चलो, ठीक है। जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर। अब ये होता क्या है, देखो अगर हम लेजिस्लेचर की बात करें तो लेजिस्लेचर एक ऐसा ऑर्गन होता है बॉडी का, बॉडी का ऑर्गन नहीं होता भाई, गवर्नमेंट का ऑर्गन होता है, जो क्या करता है, जो नियम बनाता है, जो कानून बनाता है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव एक ऐसा ऑर्गन होता है किसी देश का जो क्या करता है, उस कानून को इंप्लीमेंट करवाता है। उसके बाद हमारा जुडिशरी आता है। अब जुडिशरी क्या करता है कि वो नियम कानून सही तरीके से देश में चल रहे हैं या नहीं चल रहे, उसको देखता है।
ठीक है। इसी चीज को हम लोग इंडिया के अंदर चेक एंड बैलेंस भी कहते हैं। चेक एंड बैलेंस का मतलब क्या होता है कि ये जो तीन बॉडी है, ये जो तीन ऑर्गन है किसी एक गवर्नमेंट के, ये तीनों बराबर होते हैं। इसमें से किसी को भी ज्यादा पावर नहीं होती, किसी को भी कम पावर नहीं मिलती। इन तीनों को जो पावर मिली जाएगी एकदम बराबर मिली जाएगी। अब ये बराबर क्यों मिली जाती है? ताकि ये तीनों एक दूसरे पे नजर रख सके कि कोई अपनी पावर का मिसयूज कर तो नहीं रहा। अगर कर रहा है तो मैं उसको इंश्योर करूं, मेक श्योर करूं कि वो अपने पावर को अपनी लिमिट्स के अंदर ही क्या करे, यूज करे। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। अब फेडरलिज्म पे आते हैं। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी एक शहर को या किसी एक देश को डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे टुकड़े में, और फिर उसके अंदर हम उन छोटे छोटे टुकड़ों को अलग अलग पावर देते हैं, उसमें क्या होता है किसी के पास ज्यादा पावर भी हो सकती है, किसी के पास कम पावर भी हो सकती है। वो क्या करते हैं, वो किसी शहर को या किसी देश को सही तरीके से चलाने में क्या करती है, मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के अंदर दो तरीके की सरकार तुमको मिलेगी, एक सेंटर की गवर्नमेंट और एक स्टेट की गवर्नमेंट। सेंटर की गवर्नमेंट पूरे इंडिया को क्या करेगी, एक साथ चलाएगी, और स्टेट की गवर्नमेंट किसी एक स्टेट को चलाएगी अपने अकॉर्डिंग। तो ये चीज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बाकी ये था हमारा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। दो फॉर्म्स मैंने बता दिए, इसको ढंग से पढ़ लेना। आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, और ये भी एक फेवरेट क्वेश्चन है तुम लोगों का पेपर के लिए कि आखिरकार पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। तो अभी तक तुमने जितनी भी ये वीडियोस देखी हैं, जितना भी अपनी एनसीईआरटी पढ़ी है, तुम लोगों को पता चल गया होगा कि पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो भाई किसके जैसा हाल हो जाएगा, श्रीलंका जैसा हाल हो जाएगा कि वहां पे सिविल वॉर होनी चालू हो जाएंगी। इसीलिए पावर शेयरिंग जरूरी है। अब इसको भी अगर पॉइंट में लिखते हैं तो ऐसे लिख देंगे कि माइनॉरिटी के लोगों को राइट्स प्रोवाइड करने के लिए या माइनॉरिटी के लोगों को हिस्सा देने के लिए देश के अंदर हमको पावर शेयरिंग की जरूरत होती है। अब पावर शेयरिंग ही क्या है, एक तरीके से आत्मा है किसकी, डेमोक्रेसी की। अब डेमोक्रेसी का मतलब भी ये है कि टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। पावर किससे मिली है, लोगों से। किसको मिली है, लोगों को। और किसने दी है, लोगों ने दी है। हमने क्या करा, हर एक लेवल पे इंडिया के अंदर पावर को डिवाइड करा है। इसीलिए पावर शेयरिंग क्या है, आत्मा है एक तरीके से किसकी, डेमोक्रेसी की। समझ आ गई बात। और तीसरी बात क्या है, पावर शेयरिंग में जब बहुत सारे लोगों के बीच में पावर डिवाइड होगी, तब अगर कोई डिसीजन लिया जाएगा तो वो डिसीजन क्या होगा, एकदम फुल एंड फाइनल और बहुत ही ज्यादा अच्छा। तो ये चैप्टर था हमारा किससे रिलेटेड, पावर शेयरिंग से रिलेटेड, जिसके अंदर हमने श्रीलंका को देखा, हमने बेल्जियम को देखा, पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट क्यों है ये देखा, और उसके साथ साथ फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या थी वो देखा। तो आशा करता हूं तुम लोग को ये चैप्टर ढंग से समझ आ चुका होगा। इसको देखो, पढ़ो, जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बोलो, और मिलते हैं अब अगली वीडियो के साथ। ठीक है, ध्यान रखना अपना। चलो बाय।